हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका माई हिस्ट्री नोट्स में स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे उच्च वर्ग की महिलाओं ने, निम्न वर्ग की महिलाओं ने और साथ ही मध्यम वर्ग की महिलाओं ने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और नए नए राजनीतिक क्लबों की स्थापना की और साथ ही साथ राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया और इन लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने भी पुरुषों की भांति कंधा से कंधा मिलाकर फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया और क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की। लेकिन दोस्तों, जब महिलाएं पारिवारिक जीवन से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने लगी, यानी कि राजनीति में भूमिका निभाने लगी, तो ये बात पुरुषों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसके लिए महिलाओं का विरोध करना भी चालू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है महिलाओं की भूमिका फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, वह ये है कि 1970 के दशक तक महिलाओं के बारे में कोई भी विवरण नहीं मिलता। यानी कि जो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया, इसके बारे में किसी भी लेखक ने, किसी भी विद्वान ने महिलाओं के जो योगदान है फ्रांसीसी क्रांति में, उसके बारे में नहीं लिखा। यानी कि पूरे 80 साल बाद, यानी कि 80 साल के बाद महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने जो योगदान दिया क्रांति में, उसके बारे में लिखा जाने लगा। और इसकी जो शुरुआत की वो की जेन आबेर ने। और जेन आबेर के लेख के बाद से फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने जो भूमिका निभाई उसके बारे में शोध कार्य आरंभ हो गए। और इसके बाद लगभग कई लेखकों, जिनमें जो मशहूर है वो है डार्लिन ए लेवी, हैरियट ब्रासनन, एप्लवाइट और मैरी डरहम जोनेस, इन सब लोगों ने जो गतिविधियां महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की, इन सब के बारे में लिखना चालू किया। और इन लोगों ने जो अभिजात वर्ग की महिलाएं होती थी, जिनके पास काफ़ी संपत्ति होती थी, उनके बारे में लिखा। और जो पेरिस में आम महिलाएं रहती थी, जो आम जीवन से जुड़ी रहती थी, जैसे कि जो घरेलू कामकाज करती थी, उनके बारे में भी इन लोगों ने लिखना चालू कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी, उसका जो सामाजिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुलीन महिलाएं होती थी, जो साधारण महिलाएं होती थी, वह सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। खासकर जो कुलीन महिलाएं होती थी, यानी कि जिनके पास पैसा होता था, ये महिलाएं राज दरबार में और साथ ही साथ जो सैलून होता था, यानी कि जहाँ पर लोग आकर विचार विमर्श करते थे, जो नई नई बातें करते थे, उसको सैलून कहा जाता था। उसमें भी ये महिलाएं काफ़ी प्रभावशाली होती थी और ये महिलाएं अपने घर में इसकी बैठकें भी बुलाया करती थी। और इन बैठकों में ये महिलाएं जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते थे, जो बड़े बड़े विचारक होते थे, वैज्ञानिक चिंतक जितने भी होते थे, उन सबको आमंत्रित करती थी। इसी वजह से उस काल में सैलून की भूमिका बढ़ गई थी, क्योंकि यह जो था बौद्धिक गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका था, जहां लोग एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते थे। और दोस्तों, सैलून में जो पुरातन व्यवस्था की राजनीतिक मान्यताएं थी, जो राजनीतिक संस्थाएं थी, इनकी आलोचना की जाती थी और समय समय पर इनका विरोध भी किया जाता था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो उस समय की जो साधारण महिलाएं होती थी, उनकी स्थिति कुलीन वर्ग की महिलाओं की तुलना में काफ़ी भिन्न थी, क्योंकि ये महिलाएं काफ़ी कामकाजी होती थी और अपने पतियों की तरह ये महिलाएं भी घर से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए जाया करती थी। इसलिए ये महिलाएं कभी कभी स्थानीय बाज़ारों में भी वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जाया करती थी। इसकी वजह से इनको जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें भाग लेने का अवसर भी मिल जाता था। और दोस्तों, केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि ये महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। फ्रांस का जो प्रमुख केंद्र था पेरिस, वहाँ पर जो साधारण महिलाएं थी, जो वहाँ पर मछली बेचा करती थी, उनको सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त था। इसलिए यह महिलाएं सरकार के पास, यानी कि राजा के समक्ष, अपने जो प्रमुख अधिकार पत्र हैं उसको रख सकती थी।
लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 1789 से 95 के मध्य जितने भी परिवर्तन हुए, उसकी वजह से महिलाओं के बोलने की, सोचने की और कार्य करने की जो क्षमता थी, उन सब में भी परिवर्तन आया। राजा ने भी एस्टेट जनरल के अधिवेशन से पहले फ्रांसीसी जो जनता थी उनको अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहा, और इस लोगों ने जो अपने विचार है वह सूचियों के माध्यम से प्रस्तुत किए, जिन्हें कहिए कहा जाता था, और इसमें लगभग 30,000 कहिए बनाए गए जो राजा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह ये थी कि इन सूचियों को बनाने में, यानी कि इन कहियों को बनाने में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दोस्तों 1 जनवरी 1789 को तीसरी एस्टेट की महिलाओं ने राजा के सामने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद राजा ने एस्टेट जनरल की अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर दी और महिलाओं ने राजा के समक्ष अपनी मांगों को रखना चालू कर दिया। महिलाओं ने कहा कि पूरे देश में खलबली मची हुई है और इसीलिए हमारा भी ये हक बनता है कि हम भी इस माहौल में अपनी मांगों को स्पष्ट करें और राजा के सामने अपनी मांगों को रखें। तो दोस्तों 1 जनवरी 1789 को जो तीसरी एस्टेट की महिलाएं थी, उन्होंने राजा के सामने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद राजा ने एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर दी। महिलाओं ने कहा कि जिस प्रकार पूरे देश में सभी लोग अपने आवाज़ें उठा रहे हैं, राजा के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, उसी तरह महिलाओं को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह राजा के समक्ष अपने अधिकार को रखें। और ऐसा महिलाओं ने एस्टेट जनरल के अधिवेशन में किया भी। उन्होंने राजा का ध्यान महिलाओं की स्थिति पर और उन पर होने वाले अत्याचारों पर दिलाया। महिलाओं का मानना था कि तीसरे एस्टेट की अधिकतर महिलाएं गरीबी में जन्म लेती हैं और उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम आयु में ही अपने परिवार को चलाने के लिए काम करना चालू करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर जो आर्थिक गतिविधियों से महिलाएं जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी राजा के समक्ष अपनी मांगों को उठाया। उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों और उनके सामान पर लगने वाले टैक्स का विरोध किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की भी मांग की और इसका मुद्दा भी उठाया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय सभा की स्थापना की, जिसकी वजह से महिलाएं भी राजनीति की ओर आकर्षित होने लगी और नवनिर्मित एस्टेट जनरल के कई सदस्यों का चुनाव महिलाओं के मत के कारण हुआ, जिसकी वजह से महिलाएं अब केवल अपने वोट का केवल इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी, बल्कि प्रशासनिक संस्थाओं में निर्वाचित भी हो सकती थी और इसका अधिकार उनको इस समय मिल गया था। इसके बाद से ही यह महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगी और इन महिलाओं ने राजनीतिक क्लबों की भी स्थापना की। और दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में कुछ निम्न स्तर की भी महिलाएं थीं, जिनकी समस्या बेरोजगारी, भूख और मुद्रास्फीति से संबंधित थी। उनकी मुख्य जो मांग थी वह थी अनाज की आपूर्ति, और इसलिए जितने भी आंदोलन हुए वह अनाज की आपूर्ति से संबंधित थे, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का था। इसकी पुष्टि विद्वान आल्विन हफ्टन ने की है। उन्होंने अपने अध्ययन में दिखाया है कि 1789 और 1792 में जितने भी जन आंदोलन हुए वह सभी महिलाओं द्वारा किए गए। अक्टूबर 1789 में जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो इसने एक जन आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान 5 अक्टूबर को पेरिस में एक महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने वर्सेय जाने का निर्णय लिया और वर्सेय पहुंचकर इन महिलाओं ने शाही परिवार को पेरिस आने के लिए बाध्य किया, जिसमें नेशनल गार्ड ने इनकी सहायता की और महिलाओं ने राजकीय परिवार का विरोध करना चालू कर दिया। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लुई 16वें ने मानवाधिकार संबंधित घोषणा पत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए जब महिलाओं ने अनाज की आपूर्ति से संबंधित मांग राजा के समक्ष रखी तो महिलाओं ने इसका आश्वासन लिखित रूप से राजा से मांगा, ताकि राजा आगे चलकर अपनी मांग से मुकर ना सके।
और दोस्तों साथ साथ महिलाओं ने राजा के समक्ष गणतंत्रवादी विचार भी व्यक्त किए। और इस समय कॉन्फेडरेशन तथा कोर्दोलियो जैसे कुछ राजनीतिक संगठन थे जो महिलाओं को इस समय सपोर्ट कर रहे थे, यानी उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि इसकी जो कुछ सदस्य थी इस संगठन की, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। और दोस्तों सबसे प्रमुख बात यह थी कि जो कॉन्फेडरेशन नामक क्लब था वह महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ही स्थापित किया गया था, और इसमें जो सदस्यता दी गई थी उसमें महिलाएं भी शामिल थी, और इनको एक अलग विभाग भी दिया गया था। इस क्लब की एक महिला थी जिनका नाम था एंटा पाम। इन्होंने पुरुषों से महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने से संबंधित अनुरोध किया, और वह चाहती थी कि जो निर्धन लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल खोले जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने पुरुषों से अनुरोध किया। और यह ये भी मानती थी कि जो सार्वजनिक कल्याण और शिक्षा जैसे विषय हैं इसे महिलाओं के ही अधीन होना चाहिए, क्योंकि परिवार मुख्य रूप से महिलाओं का ही क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों जब अगस्त 1789 में मानव और नागरिक अधिकार पत्र की घोषणा की गई तो इसमें जो अधिकार पुरुषों को मिला वह अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया, और ना ही इसे पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया। इसलिए इसके बाद बहुत सारे याचना पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें महिलाओं के अधिकार से संबंधित मांग रखी गई। और एक व्यक्ति थे कोंडोरसे जिन्होंने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इन्होंने महिलाओं के लिए और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि ये मानते थे कि पुरुष और महिला एक समान हैं और इसीलिए इन दोनों के अधिकार भी एक समान होने चाहिए। साथ ही साथ कोर्डेसो ने महिलाओं की शिक्षा की भी बात की और यह भी कहा कि जिन महिलाओं के पास संपत्ति है उन महिलाओं को मताधिकार देने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब 1791 में संविधान पारित किया गया तो उसमें केवल मताधिकार देने का जो अधिकार था वह केवल पुरुषों को ही दिया गया। इस वजह से महिलाओं में और ज़्यादा अशांति फैल गई और वो और भी अधिक क्रांतिकारी हो गई, क्योंकि पुरातन व्यवस्था में महिलाओं के पास मताधिकार मौजूद था, लेकिन क्रांति के दौरान उनसे ये मौलिक अधिकार छीन लिए गए, यानी कि वंचित कर दिए गए। लेकिन दोस्तों महिलाएं भी इसके खिलाफ चुप नहीं बैठी और एक महिला ओलिम्प दे गूज ने 1791 के मानव और नागरिक अधिकार के समान ही एक महिला के अधिकारों का भी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि यह भी मानती थी कि महिलाओं को निजी क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन दोस्तों महिलाओं के साथ जो उस समय भेदभाव किया जा रहा था, यानी कि उनको उनके मताधिकार से जो वंचित रखा जा रहा था, इसके पीछे का कारण प्रबोधन काल को माना जा रहा था, क्योंकि प्रबोधन काल के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने समाज के निम्न वर्ग जिनमें महिलाएं भी शामिल थी उनको कोई महत्व नहीं दिया, और महिलाओं के बारे में उनकी राय यह थी कि महिलाओं का जो मुख्य क्षेत्र है वह उसका परिवार और उसका घरेलू कामकाज है, इसलिए महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जनवरी 1792 से फरवरी 1793 के बीच में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय राष्ट्रीय अधिवेशन और साथ ही साथ राजनीतिक क्लबों की स्थापना की गई, और इन सभी जो राजनीतिक क्लब थे इस पर ज़्यादातर मध्य वर्गीय महिलाओं का जो था प्रभाव था, और ये राजनीतिक क्लब उनके मुख्य केंद्र थे, क्योंकि इस बीच जितने भी राजनीतिक क्लब स्थापित किए गए उन्होंने महिलाओं से संबंधित मांगों को उठाया और याचिकाएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। और इन राजनीतिक क्लबों ने साथ साथ जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी जो घर के जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर जाती थी, पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, उनको भी अपनी ओर आकर्षित किया। और दोस्तों आगे चलकर 1793 में ही दो महिलाओं ने जिनका नाम पोलाइन लियोन और क्लेयर लाकोम था, एक महिलाओं के लिए संस्था स्थापित की जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन रिपब्लिकन वुमेन सिटीजन्स स्टोइनिस। इस संस्था ने जो गरीब वर्ग की महिलाएं थी, जैसे श्रमिक वर्ग की महिलाएं, इनके लिए जो है इनकी मांगों का प्रतिनिधित्व किया, और साथ ही साथ मुद्रास्फीति, जमाखोरी जैसी समस्याओं का विरोध किया। और आगे चलकर इसी संस्था ने अपने लिए एक सशस्त्र महिलाओं का भी समूह बनाया
जिसने आंतरिक शत्रुओं से लड़ने में इन्हें सहायता प्रदान की। लेकिन दोस्तों, इतना हो जाने के बावजूद भी महिलाओं को राजनीति में वह अधिकार नहीं मिल पाए, क्योंकि पुरुषों ने निरंतर महिलाओं का विरोध किया और माना कि महिलाओं का जो मुख्य केंद्र है वह उनका घर ही होना चाहिए। इसीलिए पुरुषों ने महिलाओं द्वारा जो राजनीतिक क्लब स्थापित किए गए थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए और इस प्रकार उनकी जो सार्वजनिक भूमिका थी उसको रोक दिया। लेकिन दोस्तों, महिलाएं भी चुप नहीं बैठी और वह भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी, जिसकी वजह से सरकार ने भी गुस्से में आकर 1793 को महिलाओं के जितने भी राजनीतिक क्लब थे सबको भंग कर दिया। और इस समय जो जैकोबिन दल था उसने भी सरकार का समर्थन किया और वो मानते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है केवल पुरुषों के लिए ही है, ना कि महिलाओं के लिए, इसलिए इसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। इसीलिए इतिहासकार जॉन लैंडिस कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं का क्रांति में भाग लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उनको राजनीति से दूर रखना था। कहने का मतलब पुरुष चाहते थे कि महिलाएं बेशक क्रांति से दूर रहें, लेकिन उनको राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि यह भी है कि जहां एक और राजनीति से महिलाओं को दूर रखा जा रहा था, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, साथ ही साथ उनके द्वारा स्थापित राजनीतिक क्लबों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर क्रांति को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए महिला प्रतीकों का भी बड़े पैमाने पर उपयोग इस दौरान किया जा रहा था। इसीलिए इतिहासकार लीन हंट कहते हैं कि महिलाओं को प्राकृतिक भूमिका में लिप्त होने के लिए बाध्य किया जा रहा था, यानी जो उनकी प्राकृतिक भूमिका थी जैसे घरेलू कामकाज और घर के जो भी कामकाज आते थे, पुरुष चाहते थे कि महिलाएं केवल उनमें ही संलग्न रहे। लेकिन दूसरी ओर जो नया फ्रांसीसी राज्य बन रहा था वह साथ ही साथ महिलाओं इसके लिए भी महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि महिलाओं से संबंधित चित्रों का और प्रतीकों का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा था, क्योंकि जो क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था, सिद्धांत था, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन सबको प्रतिबिंबित करने के लिए, इन सबको दर्शाने के लिए नारियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था और उनके द्वारा जो प्रतीक होते थे जो महिलाओं को प्रदर्शित करते थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि यह दिखाया जा सके कि राज्य में समानता आ चुकी है और साथ ही साथ जो पितृसत्तात्मक जो समाज था जिसमें पुरुषों की वर्चस्वता थी वह भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसको प्रदर्शित किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जो समय की जो मुद्राएं होती थी यानी कि जो सिक्के होते थे उसके ऊपर भी महिला चित्रों को अंकित किया जाने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार महिलाओं ने अपने लिए संघर्ष किया, अपने मताधिकारों के लिए, अपने शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक क्लबों की स्थापना की, लेकिन उनको समय समय पर पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो और उनको जो है, और साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने प्रबोधन का सहारा लिया कि प्रबोधन के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नहीं भाग लेना चाहिए बल्कि उनको निजी क्षेत्र में ही रहना चाहिए। लेकिन वहीं ज़रूरत पड़ने पर जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका जो सिद्धांत था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसको प्रदर्शित करने के लिए इन पुरुषों ने महिलाओं के प्रतीक का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं इसकी जो PDF है इस टॉपिक की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक मैंने इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।